Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sunny Verma. My dear friends, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो लाइक और देखने के बाद शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो डैट हमारी रीच थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए और दूसरे एस्पिरेंट्स भी देख लें इसे। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ओके, तो देखते हैं इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं और चीज़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसको किस तरीके से हम एनालाइज कर राइट आंसर देते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जैसे ही फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी तो आपने क्या कंसीडर करना है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35, दीज आर जस्टिसिएबल। ओके, एंड द आर्टिकल 32 रिट्स को आपने कंसीडर करना है। उसी के बाद हमने देखना है कि जो रिपील हुए हैं इसके अंदर सेक्शंस, जैसे कि 31 एंड द 19, राइट टू प्रॉपर्टी वाला सेक्शन। चलिए, तो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। yes my dear friends, this statement is right। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से जो इमरजेंसी एरा के टाइम पर ड्रैकोनियन लॉ या फिर जो एक्शंस थे उसको अनडन करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेजेंट किया था और इससे राइट टू प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर दिया था लीगल राइट्स के अंदर, फंडामेंटल राइट्स हटा दिया था और 300A जो कि एक लीगल राइट है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया था। तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। जनता पार्टी का रूल था उस टाइम पर, इमरजेंसी के बाद की बात है ये, ठीक है। चलिए, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये इंसर्ट कहाँ पर की गई है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसको इंसर्ट किया है आर्टिकल 21A के अंदर, जो कि है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि सिर्फ सिटीजन के लिए मायने नहीं है बल्कि फॉरेनर्स भी उसको प्रोटेक्टेड हैं, फॉरेनर्स को भी मिलता है वो पूरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, फॉरेनर्स को भी दिया जाता है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए नहीं है वो। फॉरेनर्स का मतलब है कि कोई रिफ्यूजीज भी हैं तो उनको भी वो दिया जाता है। अगर कोई नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन के तहत हमारे इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको भी दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन से पहले जो 5 इयर्स का, अप टू 5 इयर्स का जो पीरियड है उसके अंदर, तो सिटीजन को भी है और फॉरेनर्स को भी है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट टू मूव इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इन एंड आउट वाला जो प्रोविज़न है, भारत देश के अंदर है कैसे एंटर करेंगे और देश के बाहर कैसे जाएंगे, तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर या राइट टू फ्रीडम के अंदर नहीं आता है, सॉरी, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में नहीं आता ये। वो सिर्फ हम अपनी कंट्री के अंदर कहीं मूव कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, वो चीज़ें आती है राइट टू फ्रीडम के अंदर। आर्टिकल 19 में इन एंड आउट नहीं है, सिर्फ इन वाला ही प्रोविजन है, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। सो इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट हमें ठीक मिली है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो 2 and 3 आर नॉट करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन बी। Which of the following statement is not correct about the directive principle of state policy? It means part 4 of the constitution, article 36 to 51, non-justiciable. It prohibits the consumption of drugs and toxic drinks. ये बिल्कुल लिखा हुआ है, mentioned है। It promotes equal justice and free legal aid to the poor, ये भी mention है। It directs the state to provide early childhood care and education to children until they complete the age of 5 years, mention तो ये भी है। It directs the state to organize agriculture on modern and scientific lines, ये भी mention है। तो इसमें गलत का है? अगर आपने ध्यान से देखा हो स्टेटमेंट सी को, माय डियर फ्रेंड, थर्ड स्टेटमेंट को, एज ऑफ 5 years इज नॉट मैंशनड देयर, बट आपके लिखा हुआ है 6 years, ठीक है। तो 5 years जो कंसेप्ट है ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, यही आपका राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया? आर्टिकल 19, इट इज़ एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, ये बात ठीक है। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू एक्सप्रेस वंस थॉट फ्रीली।
ये एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं जब इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और हार्मनी की अगर बात होती है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये पे, एब्सोल्यूट नहीं है आपका, ठीक है। इट कैन नॉट बी curtailed बाय लेजिस्लेशन, अगर अब ये सेकंड का कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो पार्लियामेंट लगाएगी वो, तो इट कैन बी curtailed माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर, इट कैन बी curtailed होना चाहिए यहाँ पर। चलिए आगे, which among the following authorities decides how far the fundamental right can apply to the members of the armed forces in India? आफ्सपा और मार्शल लॉ की जो बात करते हैं तो ये सारे की सारी फ्रीडम लेजिस्लेचर की है, इट मीन्स पार्लियामेंट की है। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अगर कहीं हमें दिख रहा है तो वो राइट आंसर है, और वो बी में दिख रहा है हमें तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इट्स क्वाइट इजी। सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड राइट टू फ्री एजुकेशन, अब जैसे ही आपके RTE आएगा दिमाग में, राइट टू एजुकेशन, RTE इसको बोलते हैं, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 माय डियर फ्रेंड। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड RTE एज पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर ठीक से पढ़ा है पूरा स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा पता लग जाएगा, आप फोकस जैसे ही करेंगे ना अर्जुन की तरह, पता लग जाएगा कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कट रहा है, ये थोड़ा सा ये कटिंग हो गई है इसके अंदर, बट मैं उसको बता देता हूँ आपको। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आती है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा 14 to 18, 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 15 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड देन उसके बाद आएगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, देन आएगा आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में, और 18 में आएगा माय डियर फ्रेंड्स आपके एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो 17 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर अनटचेबिलिटी के लिए। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19, 6 फ्रीडम्स आर हियर, quite easy, D is the right answer. In which year the first meeting of Rajya Sabha was held in independent India? राज्यसभा 1953 में पहली मीटिंग हुई थी इसकी, 1953 is the right answer, C is the right answer. Which among the following was the first attempt to regulate the affairs of English East India Company in India? सबसे पहला जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसको टी एक्ट भी कहा जाता है, राइट, जिसके अंदर गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स, और दूसरी जो प्रेसिडेंसीज थी उसके सबऑर्डिनेट कर दी गई थी। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रिट ऑफ मैंडमस इज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? नाउ मैंडमस माय डियर फ्रेंड, मैंडमस हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव बॉडी को इशू करती है। कैसे, चलिए एक बार देखते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो तो है ही, फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए, तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। कंपेलिंग अ कोर्ट और जुडिशियल ट्राइब्यूनल टू एक्सरसाइज इट्स जुरिडिक्शन व्हेन इट हैज़ रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट। यहाँ पर दो देखिए इसके कैनोवेशंस आएंगे, एक तो अपने जुरिडिक्शन के अंदर जितना उनका एरिया है वो एक्सरसाइज करने से मना कर रहे हैं, तो तब हायर अथॉरिटी कहेगी या हायर कोर्ट कहेगी कि आप इसके ऊपर जुडिक्शन दो। और अपने स्फेयर से ज़्यादा उसने एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन का अगर काम करा है, एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन का काम करा है, तब भी उसको मैंडमस रिट इशू कर सकती है हायर कोर्ट की। ये आपके जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता है, आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और इसी का अगर हम इसी को थोड़ा सा जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव बॉडी पर चले जाएं तो स्टेटमेंट 3 भी ठीक है कि कोई एग्जीक्यूटिव पर्सनल अपना काम नहीं कर रहा है, तब भी उसको कोर्ट कह सकती है कि ये करो आप काम, ये आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क। ओके, सो माय डियर फ्रेंड 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गेव राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन इंडिया? इसकी बात हम कर चुके हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 माय डियर फ्रेंड्स, इसको फंडामेंटल राइट्स में भी एंटर किया गया। उसको जो DPSP है उसके प्रोविज़न को भी एनफोर्स करते हैं ये, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11th ड्यूटी को ऐड किया गया था।
in 2002, right? चलिए, 86th constitutional amendment is the right answer, year 2002. Which of the following relates to the doctrine of basic structure? वामन राव केस, शंकरी प्रसाद केस, मिनर्वा मिल केस। अब आप सभी को मालूम है कि केशवनंद भारती केस ने प्रोपाउंड किया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की डीपीएसपीज सुपीरियर है फंडामेंटल राइट के, बट अगर वो फंडामेंटल राइट अमेंड करते हैं तो डायरेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर होता है फेडरलिज्म, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी चीज़ें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि है आपकी इक्वल पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। स्टेट्स के पास अपने राइट्स हैं, अपने टास्क हैं। अगर हम 7th शेड्यूल को देखेंगे, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द यूनियन लिस्ट, तो वामन राव केस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट जो 1951 में आया था उसके साथ रिलेट करता है, जबकि राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर नए क्लोज को इंसर्ट किया गया था और रीजनेबल कंपनसेशन देने की बात हो रही थी। तो वामन राव केस ने डीपीएसपीज ने किस हक से फंडामेंटल राइट को अमेंड किया है वो चैलेंज किया गया था। वामन राव केस इन द ईयर 1952, राइट। शंकरी प्रसाद केस 1980 एंड मिनर्वा मिल केस 1981। ये दोनों केस बोलते हैं कि हम एडहेयर करेंगे। एडहेयर किसको करेंगे? 1973 केशवनंद भारती केस ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोला है, हम सारे जजमेंट उसके अकॉर्डिंगली ही देंगे, राइट। तो तीनों के तीनों लो, हालांकि वामन राव केस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से पहले का, उसके प्रोपाउंड होने से पहले का है, लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंट है वो, ठीक है, इनकंसिस्टेंट विद द consistent with the doctrine of basic structure. So 1 to 3 all are correct, my dear friends, all are correct. 1 to 3 all are correct, all of them. C is the right answer. With respect to constitutional amendment procedure, consider the following statement: the bill for such a purpose require prior consent of the president. क्या प्रायर कंसेंट की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट की? नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। A private member cannot introduce such a bill in parliament. प्राइवेट मेंबर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, क्या वो नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता है इसे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसमें डू नॉट लिखा हुआ है, बट वो कर सकते हैं, दे कैन। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल ओनली वंस आफ्टर विच ही हैज़ टू असेंट कंपल्सरीली। अब प्रेसिडेंट ने जो असेंट करना है मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को फर्स्ट चांस में ही करना है, वो रिसेंड नहीं कर सकते रिकन्सिडरेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट थर्ड वन इज करेक्ट, थर्ड वन इज करेक्ट, ओनली 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज कंसिडर द फॉलोइंग। फंडामेंटल ड्यूटीज, दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इमरजेंसी का ही टाइम था। 75 to 77 इमरजेंसी का एरा था, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, देवर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आई एम सॉरी। आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी नहीं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर ही उसको ऐड किया गया था बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे किया गया था, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ जो ड्यूटीज़ परफॉर्म ना करने पर वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, ऐसा बोला था। हाँ, ये सही है। कुछ पिनल प्रोविजंस, इंडियन पिनल कोड के कुछ प्रोविजंस लगेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो राइट टू पे योर टैक्सेस, ठीक है, ये आपको अपने नॉट राइट, पे योर टैक्सेस, ये आपकी ड्यूटी है। और अगर आपने वो नहीं किया तो क्या होगा, आपके घर पे पुलिस वारंट लेकर पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वारंट लेकर पहुंच जाएगा टैक्स इवेशन का, ठीक है, और पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। टैक्स के पैसे छुपाना और टैक्स ना पे करना पनिशेबल ऑफेंस है, जेल हो सकती। तो वो स्वर्ण सिंह पैनल ने, कमेटी ने रिकमेंड किया था। दिस स्टेटमेंट इज राइट। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, these are not applicable to non-citizen residents, they are not applicable unlike fundamental rights. fundamental rights तो foreigners के ऊपर अप्लाई होते हैं, right to life and personal liberty। तो this statement is
रॉन्ग हेयर, ठीक है। तो ओनली 2 होना चाहिए यहाँ पर। रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द इमरजेंसी, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। 1 इज नॉट हेयर, तो 1 वाला नहीं है सिस्टम यहाँ पर। स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्टेड पैनल प्रोविजन फॉर नॉट एडहरिंग टू ड्यूटीज, सेकंड इज राइट, सेकंड आ रहा है इसके अंदर। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, तो मेरी कहीं गलती हो सकती है। अनलाइक फंडामेंटल राइट्स दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन रेसिडेंट्स। Unlike fundamental rights, these are not applicable to non-citizen residents of the country. My dear friend, unlike fundamental rights का मतलब है कि fundamental rights तो दोनों के ऊपर, फॉरनर्स के ऊपर एंड सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर अप्लाई होते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर ही अप्लाई होती है। जैसे कि आप 51A के अंदर देख पाएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखा हुआ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि ड्यूटी ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। सो 2 and 3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन ब्रिटिश इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन ब्रिटिश इंडिया, माय डियर फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। चलिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ बहुत आपको अचंभा में डाल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं हुआ था, वो 1950 में ही हुआ था जाकर पार्शियली, और 26 नवंबर में हुआ था पार्शियली, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेड गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एज इंडिपेंडेंट ऑफ बंगाल, नहीं, गलत है, ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात करा, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 से सेंट्रलाइजेशन लेकर आई थी, सबॉर्डिनेट कर दिया था बंगाल के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन 1784 एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में पोजेशन ऑफ इंडिया पहली बार लिखा गया था। दिस स्टेटमेंट इज राइट। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन वर सेपरेटेड इन 1853 चार्टर एक्ट। हाँ, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसकी 2 काउंसिल बना दी गई थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये किया था 1853 में, वहीं से पार्लियामेंट की शुरुआत होती है। उसको मिनी पार्लियामेंट उस टाइम कहा जाता था 1853 में, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया था। यस, दिस स्टेटमेंट्स आर द सेकंड एंड द थर्ड स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है। फर्स्ट वन इज नॉट राइट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन थे, एनालिटिकल व्यू के साथ हमने इसको किया है डिस्कस। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।